ये जो वर्ड मैं यूज कर रहा हूं आर्सन फायर, ARSONFIRE, ये बहुत डेंजरस कंसेप्ट है। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवियान IAS Academy. I'm your teacher, my name is Khurram. Students, let's talk today about some different topic. Apart from covering our normal syllabus topics, हम जो normal syllabus के topics रोज cover कर रहे हैं, हम जो important concepts ecology and environment के cover कर रहे हैं, today let's talk about some burning topic. In fact, the burning name here comes from the forest fires. Such क्या हो रहा है कि बेसिकली जंगल हमारे जो है वो जल रहे हैं, ऐसा क्या रोज रोज एनवायरनमेंट में हो रहा है, ऐसी कौन सी कंडीशंस प्रिवेल कर रही है दैट आर इकोलॉजी इज गेटिंग डिस्ट्रॉयड। एंड यहाँ पे जब हम डिस्ट्रॉय की बात कर रहे हैं, हम बेसिकली बात कर रहे हैं एक न्यू फिनोमेना की, एक ऐसे फिनोमेना की जो इस टाइम करंटली ऑपरेट हो रहा है और हमारे स्पेशली एरिया में जिसको हम टर्की बोलते हैं। टर्की बेसिकली टर्की फॉरेस्ट फायर्स इन दिनों न्यूज़ में बहुत ज़्यादा है। इन दिनों न्यूज़पेपर में आप देख रहे होंगे टर्की फायर्स destroyed home, destroyed flora, destroyed fauna, और लोग मर रहे हैं। people are, though there is not much loss to the human population, ज़्यादा 10-12 लोग गुजर चुके हैं इस आग से, लेकिन जो इकोलॉजी को, जो इकोनॉमी को, जो बेसिकली फोना को, जो फ्लोरा को, बायोडाइवर्सिटी को नुकसान हो गया, दैट इज इररिपेरेबल। अब स्टूडेंट्स, नाउ लेट्स फर्स्ट talk about ये forest fires क्या है, what are these forest fires, how do they basically how they have evolved, how do they create a problem। तो ये जो forest fires का simple अगर देखें मतलब that is basically जंगलों में आग लगना। अब जंगलों में यानी वनस्पति में जो आग लग जाती है, बेसिकली इसका क्या रीजन है स्टूडेंट्स, हमको पता है द हिस्ट्री ऑफ फॉरेस्ट फायर्स गोज बेसिकली बैक टू द इनफैक्ट हिस्ट्री ऑफ फॉरेस्ट्स। यानी कि ये पता चल गया है जब हमने 300 साल मिलियन पहले की हिस्ट्री निकाल के देखी, प्री हिस्टोरिक कार्बोनिफेरस एरा में जाके आज हमने पता किया, तो अभी भी बेसिकली जमीन के अंदर थिन व्हाट वी कॉल एज कोल स्टीमी लेयर्स मौजूद है, पीटी लेयर्स मौजूद है, यानी कि डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर जो है, बेसिकली डेड प्लांट्स जो उस टाइम 300 साल मिलियन पहले जंगल जल गए थे, 300 साल मिलियन पहले फॉरेस्ट फायर्स हो चुके थे। कैसे हुए थे? डोंट नो। जो हुए थे उस टाइम, जो उनमें इस टाइम मटेरियल बना, जो फॉसिल फ्यूल्स बने, डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर बना, कोली स्टीम्स बने, पीट्स बने, वो अभी भी बेडिंग लेयर में हमने आज जब हमने प्री हिस्टोरिक कंडीशंस को वापस डिस्कवर किया, उस एज के कंडीशंस को, तो पता चला कि यस दैट टाइम देयर माइट हैव बीन कंडीशंस कि तब भी फॉरेस्ट में आग लगना हुआ करता था। अब उसके बाद ये चीज इवॉल्व होती गई हमारी ये आग लगाने का सिस्टम, चाहे वो डेलिबरेटली, चाहे वो बेसिकली इंटेंशनली, चाहे वो व्हाट वी कॉल एज इनडायरेक्टली, चाहे वो डायरेक्टली, किसी भी रीजन से दीज फॉरेस्ट फायर्स आर नॉर्मल, एक्चुअली नॉर्मल वी कैन से दीज फॉरेस्ट फायर्स आर यूजुअल प्रोसेस, दे हैपन फ्रीक्वेंटली। चाहे आप हमारा डेलिब्रेट कंडीशंस में आग लगाना देखो, मैन मोटिवेटिंग फायर जिसको बोलते हैं, दैट इज स्लैश एंड बर्न कंडीशन। शिफ्टिंग कल्टिवेशन में हम क्या करते हैं, एक साल की जो पैदावार होती है, कल्टिवेशन होती है, अब 2-4-5 सालों के बाद हम उस पूरे लैंड की उस कल्टिवेशन को जला देते हैं ताकि उसको बेसिकली वो जो सॉइल है वो फिर से अपनी फर्टिलाइजिंग पावर जो है उसको रीगेन कर सके, रिटेन कर सके। तो ये एक नॉर्मल प्रोसेस स्लैश एंड बर्न, या फिर बेसिकली हम नेचुरल वेजिटेशन को जला के एग्रीकल्चरल प्रोसेसेस कर देते हैं। चाहे हम इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस के लिए, इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स को बेसिकली वहां पे शुरू करने के लिए हम नेचुरल वेजिटेशन को बेसिकली वहां से रिमूव कर देते हैं। तो ये आगों का जो सिलसिला है जंगलों को जलाने का, या खुद से जलाना, या बेसिकली या वो खुद नेचुरली जल जाना, तो इट इज वेरी कॉमन, इट हैज बीन गोइंग ऑन सिंस डेकेड्स, सिंस लास्ट मेनी ईयर्स। चाहे अमेजॉन रेन फॉरेस्ट को बेसिकली कटाने के लिए चाह कि हम उसमें से नॉन वुड प्रोडक्ट यूज कर सके, किसी भी तरीके के जंगलों को जलाना, इट्स हिस्ट्री गोज बैक टू द बेसिकली डिकेड्स एंड सिंस मिलियंस ऑफ ईयर्स दिस थिंग इज हैपनिंग, दिस इज नॉर्मल प्रोसेस। नाउ बट द प्रॉब्लम इज, जब प्रॉब्लम कहां से शुरू होती है, जब लॉस इस कदर होता है, जब लॉस इस हद तक होता है कि उसको रिपेयर का, बेसिकली अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट पब्लिश्ड बाय WWF, उन्होंने कहा कि ऑलमोस्ट 86% जो हमारे पास इको रीजन्स है विच कंजर्व द वेरी इंपॉर्टेंट क्रिटिकल बायोडाइवर्सिटी को जो बचाते हैं, 86% दे आर वेरी मच थ्रेटेंड, दे आर वेरी मच इन डेंजर बिकॉज ऑफ दीज, किन वजह से, इन बेसिकली फ्रीक्वेंट फॉरेस्ट फायर्स से। इट्स ओनली 16% ऑफ दिस इको रीजन सरफेस जो बेसिकली वेयर फॉरेस्ट layers are
लिमिटेड टू द वी कैन से दे आर कोपेबल, ठीक है, बट 86% आर। और ये जो लॉस होता है फॉरेस्ट फायर्स में, जो आग जंगलों में लगती है, बेसिकली ये जो आग लगती है ये इरिवर्सिबल लॉस होता है। यानी कि क्या होता है, व्हेन यू बर्न और व्हेन जब भी कभी बेसिकली जंगलों में आग लगती है तो वो इतनी ज्यादा, इतनी हद तक बर्बाद करती है इकोसिस्टम को, इकोलॉजी को, बायोडाइवर्सिटी को। हमने लास्ट ईयर भी देखा फॉरेस्ट में, ऑस्ट्रेलिया के जंगलों में, बुश फील्ड्स में, डाउन्स में क्या हुआ था, कितने हेक्टेयर्स, लाखों हजारों हेक्टेयर्स कैसे जल के राख हो गए थे, कैसे डिफरेंट फोना स्पीशी, कितने कुछ तो एक्सटिंक्ट होने पर जो रेडी थे वो तो खत्म ही हो चुके, कितनी स्पीशीज खत्म हो चुकी, कितनी इकोसिस्टम इंस्टेबिलिटी क्रिएट हो गई। अल्टीमेटली क्या होगा, एक बायोडाइवर्सिटी स्पीशी खत्म होगी, उस पर जो डिपेंड थी वो डाइवर्स स्पीशी खत्म हो जाएगी, वो स्पीशी मरने को आएगी। उसके बाद जो स्पीशी उस पर डिपेंड है दे विल बेसिकली सर्वाइव, दे विल स्टार्ट गेटिंग क्रिटिकल। उसके बाद मेनी स्पीशीज, अल्टीमेटली व्हाट विल हैपन, होल इकोसिस्टम व्हेन यू बर्न द फॉरेस्ट, you are burning the wood and you are destroying the ecosystem stability and equilibrium, you are basically dynamic equilibrium you are disturbing. Ultimately what happens at the end, human population is affected in one way or other, directly or indirectly. हम depend है basically wood sources पे, हम depend है basically for a good climate, we are dependent on forest many ways, directly or indirectly. And once you burn your forests, what happens, ultimately you are getting affected it. सो फॉरेस्ट फायर्स बेसिकली ये जंगलों में जो आग लगना है ये सिलसिला, बट देयर इज वन थिंग आई शुड टेल यू हियर, आई मस्ट टेल यू दैट फॉरेस्ट फायर्स जो होते हैं ना ये भी दो टाइप्स के होते हैं। बेसिकली फॉरेस्ट फायर्स कभी कभी क्या होता है, वी डेलिबरेटली, हम जानबूझ के जंगलों में आग लगा देते हैं। क्यों लगाते हैं सर, डेलिबरेटली क्यों लगा देंगे? बेसिकली कभी कभी टू मेंटेन द हेल्थ ऑफ द इकोसिस्टम, समटाइम्स व्हाट वी डू, ताकि हम बेसिकली क्या कर से, फॉर डिफरेंट रीजंस वी डू द प्रिस्क्राइब्ड कंबशन फॉर्मूला। प्रिस्क्राइब्ड कंबशन में क्या होता है, प्रिस्क्राइब्ड कंबशन में प्रिस्क्राइब्ड कंबशन, अब ये वर्ड जो कंबशन है बेसिकली दिस इज द साइंटिफिक टर्म, this combustion is the scientific term basically for what, this combustion is the scientific term for the word fire, for the word fire. combustion basically क्या है, इसमें prescribed जो शब्द है, यानी कि आप जानबूझ के क्या करते हो, आप जानबूझ के आग लगाते हो जंगलों में, you have the reasons, you have the causes, what are the causes, why you do deliberately put on the fires, उसका reason यही है, कभी कभी to maintain the health of the ecosystem, कभी कभी dead grasses, कभी कभी dead material जो आपके surface पे पड़ा हुआ है, कभी कभी basically प्लांट्स जिनको कोई डिजीजेस है, कभी कभी टू मेंटेन द बेसिकली टू किल द इंसेक्ट्स जो कि फ्लेम से मरेंगे, जो अदरवाइज विच क्रिएट अ न्यूसेंस फॉर होल ऑफ द फ्लोरा पॉपुलेशन एंड फौना पॉपुलेशन, समटाइम्स टू डू सर्टेन थिंग। पर ये जो प्रिस्क्राइब्ड कंबशन होती है बेसिकली ये एक मैनेजमेंट के द्वारा प्रॉपर सेटअप होता है, प्रॉपर प्लान होता है, प्रॉपर विंड क्लाइमेटिक कंडीशंस देखी जाती है। अगर हम इतने एरिया में आग लगा देंगे तो ये आग कब तक रहेगी, इसकी हाइट क्या होगी, वर्टिकली इसको हम कितना गेन कर सकते हैं, इसमें हम कितना फ्यूल अवेलेबल है और कितनी आग लगेगी, कितना मटेरियल हमको जलाना है, कितना इससे बेसिकली फ्लेम्स उड़ जाएंगी। तो देयर आर सर्टेन पैरामीटर्स, विंड कंडीशंस कितनी है, क्योंकि विंड में जो ऑक्सीजन है इट एक्ट्स एज अ बेसिकली ऑक्सीजन इज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इट्स एन ऑक्सीडाइजर फॉर द फायर। उससे क्या होता है, ऑक्सीजन जो बेसिकली हवा में ऑक्सीजन, अदरवाइज अगर हम सिंपल ऑक्सीजन की बात करें, सिंपल हम O2 की बात करें, जब आप कहीं पे आग लगा देते हो, कहीं पे फ्लेम्स पुट कर देते हो, तो बेसिकली ऑक्सीजन डज व्हाट, ऑक्सीजन सिंपली O2 इज बेसिकली, एक चीज याद रखिएगा, जब भी कभी फॉरेस्ट फायर है ना तो तीन चीजें बहुत जरूरी है जिसको हम फायर ट्रायंगल बोलते हैं, फायर ट्रायंगल बोलते हैं। और ये फायर ट्रायंगल क्या होता है, फायर ट्रायंगल बेसिकली वो तीन चीजें हैं। अब यार जहां पर भी कहीं ट्रायंगल है वहां पे प्रॉब्लम है, समवेयर यू हैव द बर्म्यूडा ट्रायंगल, दैट इज द प्रॉब्लम, समवेयर यू हैव द फायर ट्रायंगल, दैट इज द प्रॉब्लम। अब ये जो फायर ट्रायंगल है बेसिकली याद रखिएगा, फायर ट्रायंगल ये तीन ऐसी एसेंशियल कंपोनेंट्स है, तीन ऐसे एसेंशियल रिक्वायरमेंट्स हैं जो बहुत बहुत जरूरी है किसी भी फायर को अच्छे से शुरू करने के लिए। अब फायर ट्रायंगल फॉरेस्ट की बात करी जाए, फॉरेस्ट में जब आग लगना है तो बेसिकली ये वो आग होती है, ये वो कंबशन होती है बेसिकली जिनकी वजह से, इट्स नॉट प्रिस्क्राइब्ड कंबशन, बेसिकली दिस कंबशन इज डन, इट्स नॉट डन बाय ह्यूमन, इट्स नॉट बेसिकली डन टू हेल्प टू मेंटेन द हेल्थ ऑफ द इकोसिस्टम, दिस कंबशन इज बिकॉज ऑफ द सम रीजन
रीजंस व्हिच इज नाउ क्रिएटिंग अ प्रॉब्लम फॉर होल ऑफ दिस सेटअप, ठीक है। तो ये जो फॉरेस्ट फायर्स है, सो वी कैन सिंपली डिफाइन फॉरेस्ट फायर्स एनी फायर्स व्हिच ऑपरेट इन द वाइल्ड लाइफ, चाहे कोई भी किसी भी फॉरेस्ट इकोसिस्टम में, ग्रासलैंड इकोसिस्टम में, टुंड्रा में, सवाना में, कहीं भी जो आग लग जाए जंगलों में, जो अनकंट्रोलेबल हो जाए, अनकंट्रोलेबल इस हद तक हो जाए कि उस आग को हम कॉन्फ्लेग्रेशन बोलते हैं। कॉन्फ्लेग्रेशन शब्द जब आया तो याद रखिएगा, CON, कॉन्फ्लैग्रेशन। बेसिकली कॉन्फ्लैग्रेशन एक ऐसा सेटअप होता है, एक ऐसी अनवांटेड खतरनाक लार्ज फ्लेम्स आग के होते हैं जो बेसिकली इट हैज द पोटेंशियल टू प्रिवेल टू लेट द टू इट्स ओन क्लाइमेट मॉडिफाई कर देती है लोकल जगह के, यानी कि वहां फ्लेम्स इस कदर बढ़ जाते हैं कि वहां के जो लोकल कंडीशंस है, वहां के मौसम में तब्दीली आ सकती है फॉर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम। सो कॉन्फ्लैग्रेशन इज नथिंग जस्ट द अनलिमिटेड, बेसिकली अनलिमिटेड हैजर्डियस लार्ज फ्लेम्स ऑफ फायर्स, जिनको बुझाना, जिनको खत्म करना बहुत 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 डिफिकल्ट टास्क होता है गवर्नमेंट के लिए। तो कॉन्फ्लैग्रेशन, ठीक है। अब ये जो फायर ट्रायंगल है, बेसिकली फायर ट्रायंगल, इसमें तीन चीजें आती है। एक तो सबसे पहले आपका हीट सोर्स होना चाहिए, ठीक है। दूसरा आपका इसमें विंड होना चाहिए, यानी कि O2। तीसरा इसमें आपका फ्यूल होना चाहिए। अब ये तीन चीजें जब मिलके एक ट्रायंगल बना देती है तो यहां से कहानी खतरनाक वाली शुरू हो जाती है। यानी कि जब आपके पास इग्निशन है, जब आपके पास कोई ऐसी चीज है जिससे आप आग को शुरू कर दो, जिससे आप कंबशन शुरू कर दो, जिससे आप आग लगाना शुरू कर दो, वो कैसे भी हो सकती है, चाहे वो मैच स्टिक के द्वारा लगा दो, चाहे लाइटर के द्वारा लगा दो। जंगलों में आमतौर पे कैंप फायर्स पे लोग जाते हैं एंड दे बर्न बेसिकली सिगरेट्स और वट एवर थिंग दे बर्न, मैच स्टिक्स, कैंप फायर्स में आग, जंगलों में माचिस का छोड़ना, लाइटर, उसकी वजह से कभी चिंगारी जो है वो भड़क सकती है और आग जो है बेसिकली वो खतरनाक शुरू हो सकती है। तो पहला फोर्स इग्निशन सोर्स, हीट सोर्स। कभी कभी नेचुरल तौर पे देखा गया, नेचुरली अगर बात की, पहले मैं ये बात बता दूं, अगर देखा जाए कॉजेज में बात देखी जाए, कॉजेज में नेचुरल सोर्सेज जो है बेसिकली देयर आर ऑलमोस्ट अप टू 4 to 5% ओनली कि नेचुरल सोर्सेज की वजह से आग लगती है। यानी कि लाइटनिंग जो है, लाइटनिंग इज वन ऑफ द मेजर हैजर्ड्स कंडीशंस फॉर क्रिएटिंग ए फॉरेस्ट फायर्स। बिजलियों का कड़कना, बिजली जो होती है बेसिकली ऑलमोस्ट 1 lakh इवेंट्स ऑफ lightning happens daily in Mediterranean and in West US region, जहाँ पे forest fires बहुत 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 common है। तो but still they have the power only up to 4 to 5% of creating these fires। इसके अलावा नेचुरल में आपके पास एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस आती है, ड्राई कंडीशंस आती है, जिसको हम एल नीनो कंडीशंस बोलते हैं। ड्राई कंडीशंस, एक वार्म करंट जनरेट होती है ओशन में, जिसकी वजह से पूरे हवाओं का रुख बदल जाता है और पूरे इंडिया के मॉनसून, ईस्ट एशिया का मॉनसून, इंडोनेशिया, ड्राई कंडीशंस, ऑस्ट्रेलिया में ड्राई कंडीशंस डेवलप होती है, एल नीनो ईयर जिसको बोलते हैं। तो ये ड्राई कंडीशंस पूरे ग्लोब में, ये एल नीनो जो करंट है, ये वार्म कंडीशंस जो होती है राइज, बेसिकली ये रिस्पॉन्सिबल होती है पूरे ग्लोब पे क्या करने के लिए, क्लाइमेटिक कंडीशंस उस साल, जिस साल ये ईयर आएगा, पूरा उस साल रिवर्स होती है सर्कुलेशंस। तो ये खतरनाक कंडीशन होती है, ड्राई वेदर कंडीशंस। इसके अलावा हॉट विंड्स कभी कभी क्या कर देती है, खतरनाक काम शुरू कर देती है। अब ये तो कभी कभी, उसके बाद वी हैव द ये तो नेचुरल सोर्सेज से, वी हैव आल्सो द मैन मोटिवेटिंग सोर्सेज, जिसमें मैंने बोल दिया, जिसमें हमने बात की थी मैन मोटिवेटिंग सोर्सेज में वी हैव द फायर, जो अब इंसानों द्वारा लगाया जा सकता है। लेकिन उसमें भी रीजंस है, कभी इंसानों द्वारा अनइंटेंशनली आग लगी, जानबूझ के नहीं, कोई केयरलेसनेस की वजह से कोई चिंगारी भड़क गई, कोई चीज हो गया, कहीं पर सिगरेट डाल दी, कहीं पर कैंप फायर में वुड आग लग रही थी तो वो चिंगारी उठ के फॉरेस्ट में गिर गई एंड काम शुरू हुआ। लेकिन कभी कभी एक शब्द यहां पे आता है, वो आर्सन फायर होता है। ये कहानी खतरनाक है, याद रखिएगा। ये जो वर्ड मैं यूज कर रहा हूं, आर्सन फायर, ARSONFIRE, ये बहुत डेंजरस कंसेप्ट है। अब ये कंसेप्ट क्या है, फिलहाल मैं इसके बारे में ज्यादा नहीं बताऊंगा, जब हम थोड़ा टर्की का सिनेरियो डिस्कस करेंगे तब हम इसके बारे में बात करेंगे। लेकिन ये आर्सन फायर में इतना यहां पे बता दूं, जब भी बेसिकली ये जो आर्सन फायर है, दिस इज अ मैलिशियस एक्ट, दिस इज अ बेसिकली वी कैन से दिस इज अ पनिशेबल एक्ट, और दिस इज अ व्हाट वी कैन से, जिसको हम दंडनीय अपराध बोलते हैं। क्यों? क्योंकि हम खुद से बेसिकली आग लगाना शुरू कर देते हैं कुछ कारणों की वजह से। सपोज किसी बहुत बड़े कंपनी में, बहुत बड़े इंस्टीट्यूशन में वहाँ के ओनर ने आग लगा दी जानबूझ के, क्योंकि वो कंपनी खसारे में थी, वो कंपनी नुकसान में थी। ओनर के पास इंश्योरेंस करके था, तो बीमा करके था, तो इंश्योरेंस ने बोला चलो मैं आग लगा दूं और बेसिकली इंश्योरेंस का पैसा मेरे पास आएगा। लेकिन जब बाद में प्रोब किया, जब बाद में CID ने इन्वेस्टिगेशन की, तो पता चला भाई साहब आग तो खुद लगाई हुई थी, तो उसकी ज़िंदगी में भी उसके बाद आग लग ही जाती है। तो एक इंसिडेंट होता है। दूसरा, आर्सन फायर जो होता है बेसिकली जंगलों में ये क्यों लगाई जाती है? आर्सन
फायर के पीछे क्या है, क्या पॉलिटिक्स है, लोग क्यों आर्सन फायर लगाते हैं, व्हाट इज द रीजन। ये कंसेप्ट बहुत बड़ा है, बट अभी हम ज़्यादा डिटेल में नहीं जानेंगे। फिलहाल इतना याद रखिएगा, आर्सन फायर इज द फायर कंडीशंस विच इज डेलिबरेटली क्रिएटेड बाय पीपल, ठीक है, इतना याद रखिएगा। तो हम बात कर रहे थे फायर ट्रायंगल की। फायर ट्रायंगल में हीट सोर्स जो है बेसिकली पहला इग्निशन, किसी भी तरीके से रीजंस बता दिए। फ्यूल जो है, फ्यूल इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। और जंगलों में तो फ्यूल तो मौजूद ही मौजूद है, ड्राई लकड़ियां, ट्विग्स, पेड़ों से गिरे हुई शाखें, बेसिकली हर जगह ये ट्विग्स मौजूद है और ये फ्यूल का काम कर देती है। फ्लेमेबल और ड्राई लकड़ियां जो होती है बेसिकली वो ज़्यादा जल्दी जल जाती है एज कंपेयर टू वेट लकड़ियां, क्योंकि उनको जो हम हीट सप्लाई देते हैं वो एनर्जी जो है वो बच जाती है, अदरवाइज जो कंज्यूम होती पहले हीट वेट लकड़ियों में, जो वाटर है उसको पहले बॉयल करने में, फिर वो कब ड्राई होगा उसके बाद लकड़ी जलना शुरू। यहाँ पर डायरेक्ट आग लगा दो, लकड़ी जली, काम शुरू, खेल खत्म। तो यहाँ पे फ्यूल की वो इंपॉर्टेंस है। और यहाँ पे तो फ्यूल इज इन द source of many reasons. You have the dry twigs, you have the leaves, you have the leaf litter, you have the tree branches, you have many other things, PT layers, you have PT किसको बोलते हैं, PAT और PT layers, वही dead plant, decaying matter, undecomposed, जो आधा ही डिके हुआ है इन एनारोबिक कंडीशंस में, जो ग्रीन ग्रास के पीछे काली जमीन सॉइल होती है ना, PT, ये सब अवेलेबल होता है बेसिकली, एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, दिस एक्ट्स एज अ फ्यूल। और फ्यूल में बेसिकली अगर वेजिटेशन की बात की जाए, जंगलों की बात की जाए, वहां पे कॉनिफरस ट्रीज है। कॉनिफरस ट्री जो होते हैं बेसिकली इनको हम ग्रीन फ्यूल बोलते हैं। लिविंग वेजिटेशन में आता है, लिविंग, ये वो वनस्पति है बेसिकली जो अवेलेबल है, जो जिंदा है, जो जी रही है, ये वो बायोटिक कम्युनिटी है जो सर्वाइव कर रही है, तभी इसको ग्रीन फ्यूल कहा जाता है। अब इसमें भी कुछ ऐसी चीजें होती है कि ये बेसिकली फ्लेमेबल ऑयल्स इनमें होते हैं, आप चिंगारी दो ये काम शुरू कर देंगे, ठीक है। जंगलों में ये प्रॉब्लम। और यहाँ पे बेसिकली विंड जो है, विंड इज व्हाट, हॉरिजॉन्टल मूवमेंट ऑफ एयर, जब हवा चलती है लेकिन हॉरिजॉन्टल मैनर में, इसको हम विंड बोलते हैं। अब यहाँ पे विंड में ऑक्सीजन तो कंपोनेंट है ही है, तो ऑक्सीजन बेसिकली अगर आप सिंपल ऑक्सीजन, मैंने बोला ऑक्सीजन एक सिंपल ऑक्सीडाइजर का काम कर देती है, यानी कि एक कैटलिस्ट का काम कर देती है रिएक्शन में, आग में। अदरवाइज अगर आप सिंपल हाइड्रोजन में आग लगा दो विदाउट ऑक्सीजन तो हाइड्रोजन बबल्स बन जाएंगे, ठीक है, फायर बबल्स बन जाएंगे, ऐसे वो उबलेंगे, वो छोटे छोटे ग्रीन ब्लू बबल्स, दे विल कीप ऑन स्प्राउटिंग। बट अगर आप इसमें ऑक्सीजन लगा दो तो ये बबल्स राखों में, फ्लेम्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो पता चला ऑक्सीजन जो है बेसिकली ये सप्लीमेंट है, किसके लिए, हवा के लिए। और ना ही कि ये सिर्फ फ्लेम्स पैदा कर देता है, बल्कि बेसिकली ये उन फ्लेम्स को हवा के जरिए एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट भी करा देता है। सो ये पता चला कि बेसिकली फायर जो है स्प्रेड आउट होती है किनसे, ऑक्सीजन से। तो ठीक, इतना तो पता चला फायर ट्रायंगल क्या है, हीट सोर्स क्या है, विंड क्या है, फ्यूल क्या है, कैसे आग लगती है। तो बेसिकली आग लगना जो है ये एक बहुत 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 खतरनाक, वी कैन से खतरनाक एक इंसिडेंट है। इसके रीजंस भी हमने देखे। हमारे पास 3 टाइप्स के फॉरेस्ट फायर्स होते हैं, याद रखिएगा। वी हैव द 3 टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट फायर। अब ये जो 3 टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट फायर्स हमारे पास होते हैं बेसिकली ये ऑन द बेसिस ऑफ फायर, कितनी आग लगती है फॉरेस्ट में। अब कितनी आग फॉरेस्ट में लगती है, पहला जो फायर होता है इसको हम बोलते हैं क्राउन फायर, याद रखिएगा। फर्स्ट फायर इज कॉल्ड एज क्राउन फायर, CROWNFIRE। अब ये जो क्राउन फायर होता है भाई साहब, ये बहुत खतरनाक होता है। ये पूरे जंगल को बेसिकली यहां से यहां तक खत्म, बर्बाद कर देता है। पेड़ पौधे अपनी बेस से लेके अपने पूरे रूफ टॉप तक जल जाते हैं, पूरी कैनपी खत्म हो जाती है, पूरा जंगल। और इसको बुझाना भी बहुत 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 मुश्किल होता है। जो ऑक्सीजन होता है वो यहाँ से शुरू कर देता अपना काम, ऊपर और की भड़क जाता है और पूरे पेड़ को ऑन इट्स फुल लेंथ बर्बाद। दूसरा होता है बेसिकली आपका, जिसको हम बोलते हैं विच इज कॉल्ड एज सब फायर, और जिसको हम कभी कभी बेसिकली सरफेस फायर्स भी बोलते हैं। और सरफेस फायर में क्या होता है, सरफेस फायर में बेसिकली जमीन की सतह पे, जहां पे आपके पेड़, जहां पेड़ों की शाखें, जहां पे पत्ते, जहां पे बेसिकली ड्राई लीव्स, लीफ लिटर, ट्विग्स, ब्रांचेस, डफ, ये सब वगैरह गिर के बेसिकली जमा होगा। और उस पर जब आग लगती है तो ये बेसिकली बेस जला देती है इन वेजिटेशंस की, और इसको बुझाना भी उतना मुश्किल नहीं होता। बट दिस इज ऑल्सो प्रॉब्लम फॉर द सरफेस
बेसिकली विच इज रिच ऑफ अदर ऑर्गेनिक मैटर। तीसरा जो फायर होता है वो अंडरग्राउंड फायर होता है। इसको बुझाना बहुत मुश्किल होता है बट इससे ज्यादा नुकसान नहीं हो पाता। ये अंडरग्राउंड फायर जो आपका बेसिकली अंडरग्राउंड वेजिटेशन है, वही मैंने कोल स्टीम्स, पीटी, मार्शेस वगैरह, उनमें ये जो उनमें आग लगना होता है, ठीक है। थर्ड इज कॉल्ड एज सब सरफेस फायर और अंडरग्राउंड फायर। अब क्राउन फायर जो है, क्राउन फायर कंडीशंस, दीज आर वेरी 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 खतरनाक, वेरी वी कैन से वेरी डिफिकल्ट कंडीशंस। क्राउन कंडीशंस में क्या होता है, पूरा पेड़ बेसिक ऊपर से नीचे तक जल जाता है और पूरी कैनोपी बर्बाद हो जाती है। तो कॉन्फ्लेग्रेशन कंडीशंस यहीं से शुरू होती है। कॉन्फ्लेग्रेशन मींस एज आई टोल्ड यू, दीज आर बेसिकली डिफिकल्ट एंड इंटेंस डेंजरस फायर्स विच आर वेरी 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 डिफिकल्ट टू पुट आउट। अब ये फायर, मैंने एक चीज और बोली, जो फायर होती है कभी कभी डेलिब्रेट है, कभी बेसिकली प्रिस्क्राइब्ड कंबशन एंड अनप्रिस्क्राइब्ड। प्रिस्क्राइब्ड कंबशन में यही रीजंस है कि हमको क्यों आग लगानी है, हेल्थ इकोसिस्टम का मेंटेन करने के लिए, इंसेक्ट्स को बेसिकली वहाँ के फ्लोरा को जो बर्बाद फोना को जो प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है उनको जलाने के लिए, और वी हैव अदर रीजंस ताकि जो बेसिकली ज़्यादा घना जंगल है, थिक फॉरेस्ट कैनोपी जो है उसको बेसिकली ताकि वो थोड़ी कम हो जाए, ताकि रोशनी जो है वो नीचे वाली लेयर्स तक भी पहुँच जाए, सीडलिंग्स वगैरह तक भी पहुँच जाए। उस वजह से भी कभी कभी हम प्रिस्क्राइब्ड कंबशन का स्टेटमेंट प्रोविजन करा देते हैं, ताकि जंगल में आग लगानी है, इतने हद तक लगानी है, इतनी ज़्यादा लगानी है, विंड ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, फ्यूल ज़्यादा अवेलेबल नहीं होना चाहिए ड्राई, तो दिस इज नॉर्म। बट अनप्रिस्क्राइब्ड कंडीशंस आर वेरी 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 डेंजरस। अब हमको पूरा पता चला फॉरेस्ट फायर्स क्यों होते हैं। अब फॉरेस्ट फायर्स से प्रॉब्लम क्या है, पहली इर्रेपरेबल लॉस या इरिवर्सिबल लॉस, फ्लोरा खत्म, फोना खत्म, पूरा बायोडाइवर्सिटी खत्म, इकोसिस्टम खत्म, उस पर इकोनॉमी खत्म, वुड पे जो इकोनॉमी डिपेंडेंट है वो खत्म, लोगों के जो शेल्टर फूड है वो खत्म। फॉरेस्ट फायर्स इज नॉट लाइक कि फॉरेस्ट तक ही फायर महदूद रहेगी, नहीं नहीं। फॉरेस्ट फायर्स का मतलब ये भी है जो बेसिकली विसिनिटी में, पेरिफेरी में, बफर जोन में जो लोग रहते हैं, जो एक्टिविटीज हो रही है वो सारी प्रभावित हो सकती है, हो जाती है। कभी कभी इस हद तक इंसानों का नुकसान भी होता है कि बहुत 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 कैजुअलिटीज हो जाती है। कभी कभी फ्लोरा एंड फोना ही इस हद तक डिस्ट्रॉय हो जाती है, उसके बाद वो लॉस बर्दाश्त इर्रेपरेबल लॉस होता है, यानी कि पूरा इकोसिस्टम अल्टीमेटली लोगों पर ही इफेक्ट आना है उसका, हेल्थ लोगों का, स्मोक, जैसे कि अभी क्या हो रहा है, अभी हम टर्की का डिस्कस करेंगे। टर्की में क्या कहानी चल रही है, टर्की का इस टाइम टर्की के जंगलों में पूरा बेसिकली तहलका मचा हुआ है। टर्की की थोड़ी ज्योग्राफी देखेंगे, टर्की का जो थोड़ा रीजन देखेंगे और इसके पीछे क्या रीजन है। याद रखिएगा मैंने एक वर्ड यूज किया था, आर्सन फायर। तो शुरू करते हैं टर्की की कहानी। अब टर्की में क्या हुआ, तो चलिए स्टूडेंट्स टर्की की बात करते हैं। तो स्टूडेंट्स लेट्स टॉक अबाउट टर्की फायर्स नाउ। अब बेसिकली ये जो टर्की में जो आगे इस टाइम चल रही है, ये जो टर्की में हुआ क्या, 3 दिन पहले 4 दिन पहले न्यूज़ आने लगी कि बेसिकली टर्की में, साउदर्न टर्की में फॉरेस्ट फायर्स शुरू हो चुके हैं। अब इन फॉरेस्ट फायर्स ने अब तक 10-12 लोगों की जान तो ले ही ली, साथ में बहुत ज़्यादा इकोलॉजी और हमारे बेसिकली बायोडाइवर्सिटी अगर देखेंगे आप न्यूज़ में, तो बेसिकली कितनी ऐसी स्पीशीज़, कितने ऐसे जानवर हैं जो बेसिकली दे हैव बीन चार्ड टू डेथ, दे हैव बीन बर्न टू डेथ। कितना बेसिकली वो एक स्ट्रेंज माहौल सा क्रिएट हो चुका है, एक हैवॉक, एक पेंडेमोनियम क्रिएट हो चुका है। टर्की जो कि टर्की की अगर हम ज्योग्राफी देखें तो स्टूडेंट्स, मैंने ये आपके सामने 2 डायग्राम्स बनाई हुई है, तो हम पूरे टर्की के फायर को, क्या ये फायर कैसे क्रिएट हुई, ये क्या हुई, अब तक जितना हमको वैसे पता चल चुका है उसको हम इन डायग्राम से समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले टर्की जो है बेसिकली, इफ यू टॉक अबाउट द बायोम्स, हमने बायोम में देखा था एक मेडिटेरेनियन बायोम था। तो मेडिटेरेनियन बायोम बेसिकली अगर हम टर्की को देखें, टर्की जो कंट्री है बेसिकली, टर्की इज अ मेडिटेरेनियन कंट्री, यानी कि अगर ये मेडिटेरेनियन, पहले मेडिटेरेनियन रीजन एक ऐसा रीजन है जो मेडिटेरेनियन का जो शब्द है बेसिकली दिस इज मिडल एंड दिस इज टेरेन, पूरी दुनिया में ये बीच में, ऑलमोस्ट बीच में, सेंटर में पाया जाता है। तो इसकी बहुत 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 एक पॉलिटिकल स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस है ही है, साथ में यहाँ का जो क्लाइमेटिक कंडीशंस है वो भी थोड़ा डिफरेंट है। हमने देखा था कि मेडिटेरेनियन बायोम का जो क्लाइमेट था वो बेसिकली दैट वाज द व्हाट वी कॉल एज ड्राई समर जो थे वो सूखे थे, और जो विंटर्स थे वो थोड़े वेट थे, वेट विंटर्स, ड्राई समर्स एंड वेट विंटर्स। अब ये जो क्लाइमेट है, ड्राई समर्स एंड वेट विंटर्स, बेसिकली यही एक रीजन है कि टर्की में जो फॉरेस्ट फायर्स नॉर्मल तो है ही, ये तो आते रहते हैं।
अगर पोर्टुगल की बात की जाए, वहाँ पर बेसिकली पिछले 10 सालों में, पोर्टुगल इज ऑल्सो नियर द मेडिटेरेनियन, वहाँ पर देखा गया कि वहाँ पर पिछले 10 सालों में हर दिन हर साल में बेसिकली 10,000 बार हर साल में 1000 बार आग लगती है, ठीक है। अब ये जो फॉरेस्ट फायर्स मेडिटेरेनियन सी की अगर बात की जाए, बहुत सारी कंट्रीज इसको कवर कर देती है। वी हैव द स्पेन, वी हैव द कोस्टल, फ्रांस का कोस्टल एरिया, स्लोवेनिया, पेनिनसुलर इटली, इटली का पेनिनसुला किसको बोलते हैं, 3 साइडों से जिसमें पानी हो, ठीक है। उसके बाद वी हैव द क्रोएशिया, अल्बानिया, कोस्टल टर्की, ये यहां से हमारा फोकस जो मेन रहेगा कोस्टल टर्की पे रहेगा, ठीक है। तो सीरिया, लेबनान, इसराइल, बेसिकली ये आपका टूनिशिया, छोटी कंट्री आपका मेडिटेरेनियन सी। देयर आर ऑलमोस्ट 21 कंट्रीज विच सराउंड द मेडिटेरेनियन सी, बट हम सिर्फ टर्की पर यहां पर बात करेंगे। तो टर्की की अगर हम बात कर रहे हैं, टर्की का आप अगर रीजन देखोगे, क्या फिजिकल फीचर्स, फिजिकल नेचुरल बेसिकली एलिमेंट्स रेस्पॉन्सिबल थे, क्या ये कोई पॉलिटिकल साजिश थी, क्या बेसिकली टर्की इज फेसिंग द बेसिकली द threat from the various past political deeds it has done, और बेसिकली what is happening, what is the reason, क्या वजह है कि टर्की में ये फॉरेस्ट फायर शुरू हुई है, और क्या एर्दोगन साहब ने क्या स्टेप्स लिए हैं बेसिकली टू डील विद द सिचुएशंस। तो टर्की में बेसिकली अगर हम बात करें, ये आपका टर्की का जो प्रोविंस है, 7 बड़े बड़े प्रोविंसेस है टर्की। बेसिकली ये हमने यहाँ पे डायग्राम में ऐसे साउथ टर्की ऐसे देखा था, लेकिन यहाँ पर डायग्राम को हमने एडजस्ट उल्टा किया हुआ है, तो ये समझो आप ये टर्की का रीजन है, और ये साउथ कोस्टल जो है ये बेसिकली ये वाला रीजन है पूरा, ठीक है। साउथ कोस्टल टर्की तो यहाँ से भी है, यहाँ से भी है, बट मेनली हम बात कर रहे हैं नीचे वाले रीजन की, क्योंकि मेडिटेरेनियन सी जो है वो ये है, यहाँ पर समझो मेडिटेरेनियन सी ऐसे है, तो डायग्राम को हमने समझो उल्टा बना दिया। अब यहां पर जो मेडिटेरेनियन रीजन है, बेसिकली टर्की का जो हमेशा जो टोपोग्राफी होती है किसी कंट्री की, किसी रीजन की, वो बेसिकली वही डिफाइन करता है कि वहां पर क्लाइमेट, लोकल क्लाइमेट भी कैसा होगा। यहां पे अगर बात की जाए बेसिकली टर्की की, वी हैव द 3 टाइप, वहां पर ब्लैक सी पेनिनसुलर कंट्री है टर्की बेसिकली, और टर्की इज द ओनली कंट्री जो 2 कॉन्टिनेंट्स में आती है, लेकिन 3% ही बेसिकली आपका यूरोप में आता है, बाकी 97% लैंड मास जो है वो आपका सारा एशिया में आता है, और इस्तांबुल बेचारा बीच में फंसा हुआ है, जो आधा यूरोप में और आधा एशिया में है, वाया द बॉस्फोरस स्ट्रेट, ठीक है। तो नाउ वी नो टर्की की जो बेसिकली फिजियोग्राफी है, डेंस फॉरेस्ट से लेकर कोस्टल प्लेन्स प्लेट्यू से लेके घने जंगलों से लेके बेसिकली पेनिनसुलर रीजन से लेके डेजर्टिक कंडीशंस भी है, कुछ लैंडलॉक्ड एरिया भी है बेसिकली। एंड यहाँ पर आमतौर पे वी हैव द सी, वी आर सीइंग द सी, वी आर फेसिंग द ओशियन फ्रॉम द 3 साइड्स, सी ब्लैक सी, यहाँ से आपका एशियन सी है इस साइड से, वेस्ट साइड से, और यहाँ से आपका मेडिटेरेनियन सी है, और फिर अगर यहाँ उधर की और इसकी बात करें कैस्पियन सी भी है। लेकिन ये जो समंदर के में ये 3 साइडों से पेनिनसुलर कंट्री है, तो क्लाइमेटिक कंडीशंस जो वहां पर है, बेसिकली क्लाइमेटिक कंडीशंस भी एक ऐसा मेडिटेरेनियन बायोम, बेसिकली मेडिटेरेनियन इन्फ्लुएंस आ जाता है कि जहां की जो सर्दियां है बेसिकली वो थोड़ी वेट तो होती है, लेकिन वहां की जो समर्स है वो बहुत ड्राई होते हैं। अभी जब परसों पता चला टर्की में जब आग लगी, तो देखा गया एंटोलिया रीजन में, एशियन रीजन में टेम्परेचर वाज अबाउट 37 to 38 डिग्री सेल्सियस। अब बेसिकली टर्की की जो फिजियोग्राफी है, ये बेसिकली मेडिटेरेनियन इन्फ्लुएंस आ जाता है। तो हमको पता है मेडिटेरेनियन इन्फ्लुएंस में हमने एक चीज देखी थी, ये जो क्लाइमेटिक कंडीशंस ऐसी होती है कि समर जो होते हैं वो सूखे होते हैं, सूखे यानी कि वी हैव ड्राई, और वो कंडीशंस ऐसे डेवलप हो गई होती है बेसिकली कि वहां पर वी डोंट हैव द हर्ब्स, वी डोंट हैव द ग्रासेस, क्योंकि वाटर शॉर्टेज होती है, एंड दस दोज लॉन्ग वेजिटेशन विद लॉन्ग रूट्स इज नॉट पॉसिबल। सो ग्रासेस की शॉर्टेज है, cattle is not there, accordingly such economic activities, shepherd herdings वगैरह is not there. So what is there? Basically they cultivate wine, viticulture is very famous. Viticulture से मतलब क्या है? They cultivate citrus fruits, citric fruits, lemon, olive, orange, ये सब बेसिकली फ्रूट्स एंड वाइन। फ्रांस इज फेमस फॉर बेसिकली वाइन रीजन के लिए, ये पूरा मेडिटेरेनियन रीजन, खासतौर पे वेस्ट वाला जो है फ्रांस वगैरह, इटली, ये पूरा फेमस है। अगर देखा जाए मेडिटेरेनियन रीजन का जो ये क्लाइमेटिक इन्फ्लुएंस है, इसने वेजिटेशन भी ऐसे डेवलप की है। ये मैं आपको क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि हमको देखना है वेजिटेशन में जो आग लगी जंगलों में, व्हाट इज द रीजन। तो ये ड्राई कल्टिवेशन है बेसिकली। क्लाइमेट की अगर बात की जाए टर्की में, हमारे पास बेसिकली 2
फायर सीजन्स होते हैं, फॉरेस्ट फायर सीजन टर्की। और एक और चीज़ भी है, इससे पहले मैं आपको बताना चाहूँ, कुछ वेजिटेशंस ग्लोबली ऐसी होती है जैसे कि हमारे पास सवाना के ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स है। सवाना के जो ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स है उनमें कुछ पायरोप्लास्टिक व्हाट वी कॉल एज पायरोफाइटिक कंडीशंस डेवलप हो चुके हैं। व्हाट इज पायरोफाइटिक कंडीशंस? पायरोफाइटिक कंडीशंस ऐसी है कि जो उनके पेड़ों के जो शाखे हैं, स्टेम्स है, उनका जो बार्क है, वो उन्हें ऐसा डेवलप किया है कि दे हैव बिकम रेजिस्टेंट टू फायर, यानी कि आग से उनको खतरे बहुत 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 कम है। तो ये वाले जो पेड़ है बेसिकली वो वेट जो ट्रॉपिकल पेड़ है या जो मेडिटेरेनियन के जो पेड़ है, ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स हैव डेवलप्ड, दे हैव डेवलप्ड, बट दीज प्लांट्स बेसिकली दीज वेजिटेशन, मेडिटेरेनियन की जो वेजिटेशन है या फिर ट्रॉपिकल के जो जंगल है, बेसिकली दे हैव नॉट डेवलप्ड सच व्हाट यू कॉल एज, दे हैव नॉट इवॉल्व्ड इन सच अ मैनर कि वो आग के खिलाफ बेसिकली खुद को रेजिस्ट कर सके। तो इनको जलाना या इनमें आग लगना कैसे, क्या, वो अलग चीज़ है, बहुत आसानी से होती है। ऊपर से क्लाइमेट भी नाउ कैसा है, क्लाइमेट भी ड्राई समर्स है। तो टर्की में जो फॉरेस्ट फायर्स है दे आर वेरी कॉमन, दे आर नेचुरल, स्पेशली इन समर्स, ठीक है। अब जब समर्स में टर्की में फॉरेस्ट फायर्स की अगर देखा जाए, वी हैव द टू मेन फॉरेस्ट फायर सीजन्स इन टर्की। टर्की में फॉरेस्ट फायर्स के दो मेन सीजन्स होते हैं, एक शॉर्ट सीजन होता है, एक लॉन्ग सीजन होता है। अगर शॉर्ट सीजन की बात की जाए, शॉर्ट सीजन आपका वेस्ट के ब्लैक सी रीजन में आता है इस प्रोविंस में, और वो आपका मारमारा, ये मारमारा रीजन है, ये आपका ब्लैक सी रीजन है जो आपका टर्की के नॉर्थ में है, और ये आपका मारमारा रीजन है जो छोटा है। उसके बाद एशियन रीजन है जो पूरा आपका बेसिकली वेस्ट में आता है, और मेडिटेरियन रीजन पूरा आपका नीचे आता है। उसके बाद ये सेंट्रल एनाटोलिया जो सबसे बड़ा है, उसके बाद ये आपका एशियन रीजन से छोटा, उसके बाद ईस्टर्न एनाटोलिया से छोटा, उसके बाद ये ब्लैक सी रीजन है, ये सीरिया है, ये इराक है, और ये साउथ ईस्ट एनाटोलिया है। तो सेंट्रल एनाटोलिया सबसे बड़ा है। तो ये जो एशियन रीजन है बेसिकली जो शॉर्ट फॉरेस्ट फायर सीजन है वो आपका ब्लैक सी के वेस्ट में और मारमारा रीजन में फेस होता है। यानी कि फॉरेस्ट फायर सीजन से कहने का मतलब क्या है, फॉरेस्ट फायर सीजन वर्ड जब मैंने यूज किया, आई मीन टू से उस टाइम बेसिकली क्लाइमेट कुछ ऐसा होता है, और उस टाइम फ्यूअल जो हमने देखा था फायर ट्रायंगल में, फ्यूअल जो अवेलेबल है, फॉरेस्ट की कंडीशन भी कुछ ऐसी होती है कि आग के सीजन जनरेट होते हैं और आग की कंडीशन डिफरेंट जनरेट होती है। यानी कि अगर हम शॉर्ट वेदर सीजन की बात करें, वो बेसिकली आपका मई से लेके जून जुलाई तक होता है वेस्ट ब्लैक सी रीजन और मारमारा रीजन में। उस टाइम जो आग लगती है दैट इज वो बेसिकली फॉरेस्ट फायर्स जो जनरेट होती है वो बेसिकली ग्राउंड फायर्स जनरेट होती है आमतौर पे, और बेसिकली उसमें सिर्फ ये देखा गया है कि सिर्फ 2% फायर्स जो है बेसिकली वो लाइटनिंग की नेचुरल की वजह से, बाकी 98% आगे जो जंगलों में लगती है इनके, वो बेसिकली ड्यू टू मैन मेड मोटिवेटिंग रीजंस है, या तो वो केयरलेसनेस, नेग्लिजेंस, कैंप फायर्स, सिगरेट, इग्निशन, कुछ भी, कोई भी चीज़ें बेसिकली जो भी है इंसानों द्वारा वो आग लगाई जाती है। अगर अब यहाँ पे बेसिकली एशियन रीजन की बात की जाए और अगर हम मेडिटेरेनियन रीजन की बात की जाए, यहाँ की जो आगे है वो बहुत खतरनाक है, क्योंकि वो बेसिकली आग जो लगती है वो लॉन्ग फायर सीजन होता है। वो बेसिकली जुलाई में शुरू होते होते बेसिकली पूरा सितंबर अक्टूबर तक चलता है, जबकि ऑटम फॉल हो जाता है। उसके बाद ऑटम फॉल के बाद स्प्रिंग में बेसिकली फिर से जो स्प्रिंग अगला सीजन आता है, उस टाइम विंटर तो इन रीजन में विंटर थोड़ा कम ही रहता है, वेट रहता है लेकिन बहुत कम रहता है। अब जो ऑटम में फॉल हो चुका है वो बेसिकली विंटर तक जमा होता है, और उसके बाद नई वेजिटेशन भी शुरू होती है जिसमें ऑलरेडी मॉइस्चर उतना ज्यादा नहीं अभी अवेलेबल होता है। तो ये सारी कंडीशंस और क्लाइमेट जो ऑलरेडी इस टाइम बहुत स्कॉर्चिंग 37-38 डिग्री तक जाता है, ये पूरा परफेक्ट कंडीशन होता है कि तहस नहस सब हो जाए अगर आग लग जाए तो। अब बेसिकली मेडिटेरेनियन रीजन और एशियन रीजन में लॉन्ग विंटर सीजन, फ्यूल अवेलेबिलिटी, ड्राई ट्विग्स, बहुत कुछ अवेलेबल है। अब ये वाला जो रीजन है, परसों वेडनेसडे को न्यूज आई कि साउदर्न टर्की, यानी कि ऐसे समझ लेना ये जो डायग्राम है ये मेडिटेरेनियन, ये मैंने सीरिया लेबनान नीचे आएगा, ये बेसिकली उस साइड इराक। तो ये भी पहले मैं बता दूं कि मेडिटेरेनियन जो रीजन है बेसिकली इसको जो बॉर्डर करता है नीचे से बेसिकली जो बॉर्डर करता है, सीरिया तो है ही है और इराक भी बॉर्डर करता है। इराक का जो नॉर्थ साइड है बेसिकली, इराक जो कंट्री है जो मैंने यहाँ पे ऐसे सीरिया के इधर जो आएगी, यहाँ से जो इधर आएगी, इराक का जो बॉर्डर है बेसिकली वो ईस्टर्न एनाटोलिया यानी ईस्ट ईरान को बॉर्डर करता है एक साइड, और यहाँ से सीरिया भी इसमें बॉर्डर कर देता है। अब इतना याद रखिएगा फिलहाल। अब हमने बात की बेसिकली वेडनेसडे सुबह की जब न्यूज़ आती है कि टर्की में फॉरेस्ट फायर्स शुरू हो चुके हैं और बेसिकली बहुत ज़्यादा बात उसके बारे में हो रही है, बहुत ज़्यादा एर्डोगन ने बोला कि वी विल नॉट स्पेयर एनीवन, हम किसी को छोड़ेंगे नहीं, सस्पिशियस
एक्ट हो रहे हैं, दे हैव बेसिकली अरेस्टेड मेनी पीपल एंड क्या बोलते हैं उसको, इन्वेस्टिगेशंस आर गोइंग ऑन। बट द हिंट जो मैंने आपको अभी टॉपिक में शुरुआत में बोली थी, आर्सन फायर। अब आर्सन फायर क्या है? आर्सन फायर बेसिकली एक ऐसा शब्द है, आर्सन फायर एक ऐसा वर्ड है विच इज इटसेल्फ ए मैलिशियस एक्ट, एक बेसिकली दंडनीय अपराध है कि अगर आपने कहीं आग लगा दी और बेसिकली खुद किसी वजह से आग लगा दी और ताकि आपको उस आग से कोई बेसिकली कोई आपका मतलब और मकसद हो। अब बेसिकली यहाँ पे जो टर्की में जो आग लगी, टर्की में जो आगे लगाई गई, उसमें यह देखा गया जब रिसर्च की गई तो बेसिकली ये जो साउदर्न टर्की है, मेडिटेरेनियन एशियन से लेके पूरा यहाँ तक साउदर्न एंटेलिया तक और इनफैक्ट बीच में भी थोड़ा इस्तांबुल वगैरह साइड से भी आगे लग गई है। अगर यहाँ पे देखेंगे अंटालिया एक कंट्री, अब आप ऐसे समझ लो ये वाला रीजन जो है, यहाँ से वाला रीजन, साउदर्न वाला रीजन, ये आप पढ़ रहे हो यहाँ पे, ठीक है। तो ये भी पहले याद रखिएगा, साउदर्न वाला जो मेडिटेरियन रीजन तक बीच तक जो है वो मेडिटेरियन है, उसके बाद सीरिया बीरिया थोड़ा जमीन वाला हिस्सा है, ठीक है। तो मेडिटेरियन कवर करता है साउथ के वाले बीच को, जो साउथ का ईस्टर्न है उसमें सीरिया और इराक आता है, दैट इज नॉट देयर, मेडिटेरियन जस्ट देयर, ठीक है। तो एंटेलिया, मानव घाट, आक्सेकी, बोजियाजी, ये बेसिकली ये जो एरियाज है टर्की के, दे हैव बीन पुट टू फायर। अब नाउ कंडीशंस आर सच कि पूरी इकोलॉजी, पूरा डिस्ट्रिक्ट, पूरा बॉर्डर जो है बेसिकली इस साइड जो में वो बर्बाद हो चुका है। इतनी ब्यूटीफुल सीनिक ब्यूटीज, इतनी इकोलॉजी, इतनी इकोनॉमिक एक्टिविटीज इंपैक्ट होती है, इतना क्लाइमेट प्रिवेल होता है, कॉन्फ्लेग्रेशन कंडीशंस अराइज होती है, तहस नहस, पेंडेमोनियक, हैवॉक, लोगों में डर, गवर्नमेंट पर प्रेशर, क्या चीजें हैं, क्या पॉलिटिक्स है इसके पीछे, क्या ये सच में बस नेचुरल वजह से, क्या ये लाइटनिंग की वजह से आग लग गई, क्या ये हीट कंडीशंस वजह से आग लग गई, या बेसिकली इन्हीं हीट कंडीशंस का ज्यादा फायदा उठा के किसी वजह से किसी रीजन से आग लग गई। तो पता चला वेडनेसडे को सुबह वन वी हियर इन द न्यूज दैट वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे टर्की फायर्स आर गोइंग ऑन, प्रॉब्लम्स गेटिंग मच मोर सीवियर। तो पता चला अंटालिया से लेके मानव घाट से लेके बेसिकली देयर आर थाउजेंड्स ऑफ पीपल हु आर सीवियरली इंजर्ड एंड डेथ टोल इज राइजिंग एंड एवरीथिंग इज गेटिंग डिस्ट्रॉयड। तो इसलिए एडाना से लेके जो कि पूरा आपका साउथ ईस्ट रीजन में पड़ता है और जो मानव घाट है, एक बहुत टाउन है अंटालिया रीजन में, बेसिकली मेडिटेरेनियन में, वो पूरा डिस्ट्रॉय हो चुका है। और इसके अलावा भी अगर ऊपर की ओर जाए, इस्तांबुल वगैरह की ओर जाए, पता चला वहां पर भी बहुत डिस्ट्रक्शन हो चुकी है। तो जब इन्वेस्टिगेशंस हुई, जब चीजें सामने आने लगी, तो एर्दोगन ने हिंट दी दैट दिस इज द आर्सन फायर। तो आर्सन फायर तो सर मतलब लोगों ने खुद आग लगा दी। किसने आग लगा दी, क्यों आग लगा दी? तो पता चला बेसिकली आर्सन फायर के पीछे एक और कॉन्स्पिरेसी है जिसको हम पायरो टेररिज्म बोलते हैं। सर ये पायरो टेररिज्म क्या है? पायरो टेररिज्म एक ऐसा शब्द है जो एक टेरर को इन्फ्लिक्ट करता है, जो एक टेरर को रिफ्लेक्ट कर देता है। आग का टेरर एक तो टेररिज्म है ही। पायरो टेररिज्म बेसिकली जब एक मिलिटेंट आउटफिट, जब एक मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशंस या जब कोई भी एक रेबेलियन ऑर्गेनाइजेशन, रेबेलियन ग्रुप, बेसिकली हुआ क्या, यूएस में अलकायदा ने, यूएस ने एक रिपोर्ट पब्लिश की, बोला अलकायदा जो है वो क्या कर रहा है, वो बेसिकली पायरो टेररिज्म शुरू कर रहा है, खुद से आगे लगा रहा है। लेकिन आग को उन्होंने बेसिकली आतंकवाद का नाम दिया, यानी कि आतंकवाद बेसिकली आग के जरिए ताकतवर हो रहा है। कैसे सर? पायरो टेररिज्म वर्ड को शब्द देंगे थोड़ा, समझेंगे थोड़ा। तो अलकायदा ने बेसिकली दे सेड अलकायदा इज नॉट बेसिकली, ताकि वो सिक्योरिटी स्क्रीनिंग से बच सके, ताकि वो बॉर्डर्स में अच्छे से इन्फिल्ट्रेट कर सके, ताकि वो वॉर का जो कंडीशंस है वो शुरू हो रही है या उन पे हमला हो रहा है, इन्वेजन हो रहे हैं, उनको बेसिकली उनसे अवेयर हो सके। पास में भी देखा गया है लोगों ने जंगलों में खुद आग लगाई है बिकॉज ऑफ द रीजंस, ताकि वो वाइल्ड लाइफ से बच सके, ताकि वो बेसिकली डिफरेंट सिनेरियो से, जैसे कि वी आर बर्निंग द फॉरेस्ट, ताकि हमारे पास जो इन्वेजन्स हो रहे हैं डिफरेंट पॉलिटिकल ग्रुप्स के, डिफरेंट रेबेलियन ग्रुप्स के, डिफरेंट जो भी है उनके दुश्मन, उनसे जो इन्वेजन्स हो रहे हैं उनको पता चले, वाइल्ड जंगल से जो जानवर है उनके बारे में उनको पता चले, और फॉर नॉन वुड रिसोर्सेज टू ऑब्टेन द नॉन वुड रिसोर्सेज उनसे पता चले। तो पता चला फॉरेस्ट फायर्स हैव बीन इन पास्ट ऑल्सो। बट यहाँ पे बेसिकली ये जो पायरो टेररिज्म शब्द शुरू होता है, ये हमको बेसिकली यूएस ने बोला कि अलकायदा जो है वो ऐसा कर रही है। अब वो मास वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन नहीं, वो बेसिकली न्यूक्लियर मिसाइल्स नहीं, वो बेसिकली बम्बार्डमेंट्स नहीं, वो एक चीज़ कर रही है, वो बॉर्डर्स को जला रही है, वो जंगलों को जला रही है, ताकि उससे क्या होगा, उससे बहुत सारी चीज़ें होंगी। पहली बात, उससे दे विल बी एबल टू रेस्ट्रेन देमसेल्व्स फ्रॉम द टाइट सिक्योरिटी स्क्रीनिंग, यानी कि जब सिक्योरिटी कवरेज होगी, सिक्योरिटी स्क्रीनिंग होगी,
होगी, हम तो पहली बात उनको हो नहीं जाएगी वो, बिकॉज दे, और दूसरी बात बॉर्डर्स आर गेटिंग इन्फिल्ट्रेटेड इजीली। अब ये जंगल था, ये एक नेचुरल बाउंड्री बन गई। अब ये जो जंगल था यहाँ पे बेसिकली ये एक्ट करता था एक नेचुरल बाउंड्री, एक नेचुरल बेसिकली जोन, जो कि एक खुद में एक बेसिकली एक सीमा के तौर पे, एक बाउंड्री के तौर पे एक्ट करता था बीच में। अब तुमने इस बाउंड्री को भी जला दिया तो उससे क्या होगा, जितने भी बेसिकली रेबेलियंस है, जितने भी मिलिटेंट, चाहे रेबेलियन बोलो, टेररिस्ट बोलो, मिलिटेंट बोलो, या आप कुछ भी बोल दो, बेसिकली जो भी वो ऑर्गेनाइजेशन है, गुरेला वार ऑर्गेनाइजेशन, जितने भी कोई भी रीजन की वजह से दे कैन इजीली इन्फिल्ट्रेट द बाउंड्रीज। और जंगल जो है बेसिकली एक रिसोर्स है। When any rebellion just for the sake of vengeance, just for the sake of revenge, just for the sake of बदला लेने के लिए वो आपकी इकोनॉमी एक रिसोर्स को डिस्ट्रॉय कर रही है, तो उसकी वजह से कभी कभी फॉर द सेक ऑफ बेसिकली व्हेन यू बर्न द होल फॉरेस्ट तो प्रेशर पड़ देता है इकोनॉमी पे, पॉलिटिक्स पे, अफरा तफरी मच जाती है, थिंग्स कम इन डिबेट न्यूज़ में, तो गवर्नमेंट रूलिंग पार्टी पर प्रेशर पड़ जाता है। ऐसा क्यों हुआ? तो बहुत सारे मुख्तलिफ रीजंस के कारण ये फॉरेस्ट फायर्स आर बिकमिंग वेरी वेरी कॉमन। तो टर्की में भी क्या ऐसा ही हुआ? टर्की में भी क्या रीजन्स थे? हमको तो पता चला सर वहाँ का मौसम ऐसा है कि वहाँ पे लॉन्ग विंटर, शॉर्ट विंटर फायर सीजन्स होते हैं। जहाँ पे आग लगी इस टाइम वो लॉन्ग विंटर सीजन है, और बहुत ज़्यादा फॉल भी, बहुत ज़्यादा बेसिकली वहाँ पे फ्यूल भी मौजूद ऑलरेडी था। फायर ट्रायंगल का जो एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट फ्यूल है वो भी बहुत अवेलेबल था। उसके अलावा बेसिकली हमने देखा कि वहाँ पे ऐसी कंडीशंस, क्लाइमेटिक कंडीशंस, विंड वगैरह इस टाइम ड्राई ऐसा है कि आग अगर लग जाए तो बेसिकली वो बहुत ईजी, आसान तरीके से क्या कर सकता है, वो बेसिकली स्प्रेड आउट हो सकता है। तो जब इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई या जब हमने चीज़ें देखी तो हमको पता चली कि ये जो आग है बेसिकली दिस इज एज द टर्की प्रेसिडेंट एर्दोगन गेव हिंट, ही सेड दैट वी आर नॉट गोइंग टू स्पेयर एनीवन, हम किसी को छोड़ेंगे नहीं, ये जो तुमने हरकत की है हम इसका बदला लेंगे। तो 30 तारीख को न्यूज़ आती है टर्की के प्रेसिडेंट ने इराक के बॉर्डर पे बेसिकली बहुत ज़्यादा बेसिकली वी कैन से जेट्स वगैरह भेज दिए हैं ताकि दे कैन डू द बम्बार्डमेंट ओवर देयर। क्यों सर, ये पॉलिटिक्स बीच में क्यों आई? तो इसके लिए हमको थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा। वी विल नॉट गो मच इनटू द डिटेल, मैं थोड़ा बता दूंगा क्या रीज़न हो सकता है। बेसिकली ये जब आगे देखी गई, इनका पैटर्न जब समझा गया तो पता चला सेम फायर, बेसिकली सेम अमाउंट ऑफ फायर और सेम सोर्सेज आर देयर, कि यहाँ पर जो आग है उससे हज़ारों किलोमीटर, बहुत सारे सैकड़ों किलोमीटर दूर अडाना में भी वही पैटर्न आग का देखा गया, बोजियाजी में भी वही आग का देखा गया, उससे ऊपर देखा जाए इस्तांबुल में उस साइड भी यही पैटर्न देखा गया। तो हिंट इज लाइक कि बेसिकली कोई बदला ले रहा है, ये आग नेचुरली नहीं लगी गई। सिर्फ 2% आगे ऐसी है टर्की में जो लाइटनिंग से लगती है, ये आगे 95% जो है बेसिकली दे आर मैन्स नेग्लिजेंस, और उसमें भी बेसिकली 98 में भी 54% इज द आर्सेनिक फायर, लोगों के द्वारा खुद। अब ये आर्सन फायर की और हिंट दे रहा है क्या? ये हमको बता रहा है कि ये आग किसी ने जानबूझ के लगाई। कोई ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है क्या जो टर्की का दुश्मन है? बिल्कुल। अब बात आती है जियोपॉलिटिक्स की। बेसिकली जियोपॉलिटिक्स की बात मतलब टर्की जो है इट इज इन द बिटवीन। टर्की हमेशा क्या रहा है? सेंटर ऑफ अट्रैक्शन रहा है सिंस द ऑटोमन एम्पायर्स। अब यहां पे करंट क्या हो रहा है? करंट बेसिकली एक ग्रुप है जिसको हम कुर्दिस्तान बोलते हैं, याद रखिएगा कुर्दिस्तान एक ऐसा रीजन है, कुर्दिस्तान जिनके बाशिंदों को, रहने वालों को हम कुर्द्स बोलते हैं, KURDS। अब सर ये कुर्द्स की कहानी क्या है? ये कुर्द्स की कहानी हम ज़्यादा डिटेल में नहीं जानेंगे, लेकिन हम ये जानेंगे कि पता चला जब टर्की के एर्दोगन ने बोला हम किसी को छोड़ेंगे नहीं, हम किसी को तोड़ेंगे, लेकिन क्या है वो चीज़? हम बेसिकली उनने अगले दिन ही अपने बहुत सारे हेलीकॉप्टर्स को, जेट्स को बम्बार्डमेंट के लिए इराक के इस रीजन में भेज दिया। तो ये सर इराक, सीरिया, टर्की, लेबनान, क्या कहना चाहते हो? बेसिकली एक ऐसा रीजन है, एक ऐसा जगह है, एक ऐसा पूरा जोन है जहां के जो लोग हैं ऑलमोस्ट 3.5 करोड़ से 4 करोड़ तक उनकी पॉपुलेशन है। वो बेसिकली वो कहां रहते हैं? वो एक कंट्री में नहीं रहते, वो 4 कंट्रीज 5 कंट्रीज में रहते हैं। देयर पॉपुलेशन इज डिस्पर्स। वो थोड़े से टर्की के इस एरिया में भी है, ईस्टर्न एंटोलिया, साउथ टर्की, मिड टेरेन में, थोड़े से वो बेसिकली जर्मनी में भी है।
बाकी वो सीरिया में भी है, बाकी वो इराक में भी है, बाकी वो बेसिकली लेबनान में भी है। तो ये टर्किश कुर्दिस्तान की कहानी क्या है? ये कुर्द्स कौन है? बेसिकली ये कुर्द सुन्नी मुस्लिम एथनिक कम्युनिटी, एथनिक ग्रुप है। एथनिक ग्रुप बोलते हैं बेसिकली जो मल्टीलिंग, एक ही ग्रुप ऐसा हो, एक कम्युनिटी ऐसी हो बेसिकली जो रह रही हो विद इन दे कैन हैव मल्टीलिंगुअल, दे कैन हैव बेसिकली दे कैन हैव लैंग्वेज उनकी डिफरेंट हो सकती है उस 4 करोड़ की पॉपुलेशन में, बट दे आर द एथनिक ग्रुप्स, यानी कि वो मुस्लिम का एक कम्युनिटी हो सकती है, एक एथनिसिटी उनकी एक हो सकती है। तो ये मुस्लिम सुन्नी मुस्लिम कम्युनिटी के लोग जो है कुर्द्स जो है कुर्दिस्तान रीजन में, इनकी बेसिकली दे आर द ऑटोनोमस रीजन्स, यानी कि सर इनको कोई कंट्री पनाह क्यों नहीं दे रहा? बेसिकली ये किसी कंट्री के साथ जाना नहीं चाहते, ये चाहते हैं कि हम खुद है, वी हैव बीन सिंस द पास्ट। तो पास्ट में देखा गया, इनका पास्ट में बेसिकली देयर वाज एन एग्जांपल ऑफ एक इनका बहुत 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 बड़ा रूलर रहा है जिनको हम सलाहुद्दीन अय्यूबी के नाम से जानते हैं। सलाहुद्दीन अय्यूबी जो है बेसिकली सलाहुद्दीन अय्यूबी वाज द कैप्चरर ऑफ जेरूसलम। तो ये उन्हीं की पुश्त में से है, तो ये उन्हीं की जनरेशंस में से है ये कुर्द्स। अब दे हैव देयर पावर इन देयर वेन्स, दे हैव द जोशिला ब्लड, दे आर टेंड टू फाइट। दे नब, इनको आप रेबिलियंस बोलो, इनको आप टेररिस्ट बोलो, इनको आप मिलिटेंट आउटफिट्स बोलो, इनको आप कुछ भी बोलो, बट ये क्या खुद कहते हैं? इनकी कहानी भी तो सुननी है। ये खुद कहते हैं हम टर्की में नहीं रहेंगे, हम इराक में नहीं रहेंगे, हम सीरिया में नहीं रहेंगे, हम वहाँ नहीं रहेंगे, हमारा जो रीजन, हमारी जो 4.5 करोड़ की पॉपुलेशन है, हमको ऑटोनॉमी दो, हमारा अपना फ्लैग तो है ही है, हमारा अपना प्रेसिडेंट भी है, हमारी अपना कानून भी है, तो व्हाई आर यू नॉट लेटिंग अस हैव आवर ओन आइडेंटिटी? तो यही कहानी है। टर्की में ये बॉर्डर करते हैं, इराक में ये बॉर्डर करते हैं, सीरिया में ये बॉर्डरिंग है। अब इसके पीछे क्या पॉलिटिक्स है? बेसिकली आईएसआईएस का क्या रोल है? यूएस क्या चाहता है इनसे? यूएस ने इन्हीं का फायदा उठा के बेसिकली क्या कर दिया? आईएसआईएस को खत्म कर रहे हैं और इन्हीं का एक ग्रुप बना के टर्किश, इनको हम पीकेके बोलते हैं, ठीक है? ये टर्किश ग्रुप जो है कुर्दिस्तान का पार्टी जो है, पार्टी ऑफ कुर्दिस्तान ग्रुप्स कर्ड्स, इनको पीकेके के नाम से जाना जाता है। बेसिकली ये जो ग्रुप है मिलिटेंट आउटफिट है, बेसिकली रेबेलियन ऑर्गेनाइजेशंस है, इन यूएस ने इनका यूज करके इन्हीं को खिलाफ किसके? सीरिया के कर दिया बेसिक, ताकि वो बशर अल असद को बेसिकली इट कैन डिस्ट्रॉय द आईएसएस, और इसके खिलाफ भी जंग कर दी। तो वहां पर रशिया ने बाजी पलट ली, रशिया ने अपना खेल शुरू कर दिया। तो अल्टीमेटली पता चला इन रशिया ने यूएस ने अपने ट्रूप्स को बुला के वापस, और इनके जो ट्रूप्स थे कुर्दिश वो तो वहीं के वहीं रह गए। अब न वो यहाँ के न घर के न गाड़ के, उधर से यूएस ने अपने ट्रूप्स वापस बुला दिए, इधर से रशिया ने उनके खिलाफ बेसिकली ही ट्राई टू मेक द थिंग्स इक्वल। तो टर्की ने अपना काम बेसिकली कुर्दिस्तान ने अपना काम इस तरह बिगाड़ दिया कि ये यूएस की हेल्प करना चाहते थे, लेकिन यूएस ने इनका यूज करके वो वापस की ओर भाग गए। तो कर्ज ग्रुप तो वहीं रह गए। अब बन गया कौन दुश्मन? इनका दुश्मन बीच में बेसिकली टर्की बन गया, क्योंकि टर्की को बड़ा नुकसान है इनसे, ये तो टर्की का रीजन चाहते हैं। अब नाउ देयर आर सम कुर्द्स हु आर सेइंग वी आर हैप्पी, वी आर लिविंग इन टर्की, हमको जीने दो प्लीज, हमको तंग मत करो, हमने बहुत ऑलरेडी देख चुके हैं। लेकिन टर्की इज नॉट, दे आर, बिकॉज सम ग्रुप इज देयर, सम हार्डकोर फीलिंग, सम हार्डकोर रेबेलियन ग्रुप्स स्टिल आर देयर इन कर्ड्स which they call as militant organizations. They are having the fight, they are the rebellions, they are the basically terrorists. इनको टर्की ने, यूएस ने, बेसिकली ईरान ने, they have called them, these are the terrorist organizations. इनको खत्म कर दो, बर्बाद कर दो। पूरे मिडिल ईस्ट में बेसिकली ये भी एक हाहाकार मचा के रखे हैं, ये भी पीस डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। सीरिया की मुसीबत तो अलग है ही है, लेकिन यहाँ पर भी बर्बादी। इराक में इनका रहन सहन थोड़ा बहुत है। तो परसों क्या हुआ, 30 तारीख को व्हाट दे डिड, भेजे मेडिटेरेनियन रीजन में बेसिकली पूरे as per the Erdogan, these were the ones who basically put the fire in whole of the region. They are the ones who basically captured and flamed the whole of the regions in raids. They are the ones who are responsible for this disastrous fire. ये बदले की आग में ले रहे हैं। अब पूरी कहानी इसके बारे में क्या है, we will discuss it in another topic. But यहाँ पे पता चला आर्सेनिक फायर क्या है, पायरो टेररिज्म क्या कंसेप्ट है, और यहाँ पर यह भी पता चला फायर इज नॉट ऑलवेज ए नेचुरल, इट कैन बी मेड, इट कैन बी मैन मोटिवेटेड, देयर कैन बी मेनी रीजंस फॉर दिस। लाइक यहाँ पे टर्की में जो कंडीशंस है उनके पीछे क्या हालात है, जितना इसके बारे में विल गेट अपडेटेड, विल कीप ऑन बेसिक मेकिंग द वीडियोज रिलेटेड टू दीज ऑल दीज कंसेप्ट्स। सो स्टूडेंट्स, लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूले हमारे चैनल को। वी आर विद द नेम ऑफ अभियान IAS Academy, and stay tuned for these current updates which are going on, which are very important exam point of view as well as for the sake of general knowledge to yourself. Thank you students for being with me. God bless you.